नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्वेंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो पुरीश्वाह स्रोतस की एक व्याधि है जिसको कृमि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कृमि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कृमि के बारे में जो मैंने आपको आज पूरी की पूरी वीडियो प्रोवाइड की है, पूरी नोट्स फॉर्म में है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि कृमि एक ऐसा टॉपिक है जो कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट ईयर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता और हमारी कमांड उसमें कहीं ना कहीं वीक रह जाती है क्योंकि हम उन कृमियों के नाम याद नहीं कर पाते। तो उन्हीं कृमियों के नाम याद करने के लिए मैंने कुछ फंडे यहाँ पर ट्रिक्स बनाई हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य। तो देखिए, सामान्य में सबसे पहले निरुक्ति की बात होती है। तो निरुक्ति में क्या बोला गया है? तो निरुक्ति में बोला गया है कृमि क्रव्य मेद्यति। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे जीव या ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, मांस के प्रति क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं, उनको कहा जाता है कृमि। सिंपल सी यहाँ पर एक निरुक्ति बता दी गई है आचार्य के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इसका वर्णन पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, चरक संहिता सूत्र 19 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ विमान अध्याय 7 में इसका विस्तार रूप से आपको वर्णन देखने के लिए मिलता है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में अध्याय नंबर 54 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अष्टांग हृदय में, निदान 14 में और चिकित्सा 20 में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। बात करें माधव निदान और भाव प्रकाश की, तो भाव प्रकाश और माधव निदान में इनका वर्णन अध्याय नंबर 7 में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आराम से आपका क्वेश्चन, रेफरेंस क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाता है और एक दो रेफरेंस अगर आप अपने एग्जाम में लिख कर आते हैं इसके, तो एक अच्छा इंप्रेशन एक टीचर के प्रति जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इनके निदान के बारे में बात करेंगे अब। तो देखिए, निदान काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को याद करने, किसी भी डिसीज़ के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, निदान में एक सामान्य निदान लिखे हुए हैं और एक विशेष निदान लिखे हुए हैं। तो देखिए, सामान्य निदान की मैं सबसे पहले बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि मधुर या फिर अम्ल इस तरीके का अन्न अगर कोई ज़्यादा सेवन करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक लिमिट मात्रा में अगर हम सेवन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो हमारे लिए कैसा रहता है, अच्छा रहता है। पर अगर हम किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए एक तरीके से घातक हो जाती है। तो मधुर और अम्ल का अति सेवन आपके लिए क्या होगा, कृमिजन्य निदान होगा। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति स्नान नहीं करता तो उसको वहाँ पर कृमि उत्पन्न हो सकते हैं। विरुद्ध अन्न का सेवन करेगा। विरुद्ध अन्न में आपके 18 प्रकार के विरुद्ध आते हैं, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, इस प्रकार से। और उसी के साथ साथ अध्यशन, समशन और विस्मशन आता है। अध्यशन क्या होता है कि आपका पहला भोजन जो आपने किया उसके जीर्ण होने से पूर्व ही आपने पुनः भोजन कर लिया। समशन क्या होता है कि आपने समान मात्रा में पथ्य और अपथ्य को मिलाकर भोजन कर लिया। और विस्मशन होता है कि विषम मात्रा और विषम काल में आपने भोजन को ग्रहण कर लिया। तो ये हमारी 3 कंडीशंस आती हैं विरुद्ध अन्न या विरुद्ध अशन के अंतर्गत। उसके बाद दीवाशयन यानी कि कफजन्य निदान अगर आप सेवन करते हैं, दीवाशयन भी हमारा एक तरीके से कफजन्य निदान है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद अजीन की कंडीशन में गुड़ का अति सेवन अगर कोई कर रहा है तो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आगे बताया गया है कि व्यायाम अगर कोई नहीं करता या किसी को अगर कुष्ठ है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपको वहाँ पर कृमि देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक निदान हुए। इसके बाद कुछ विशेष निदान बताए गए हैं इनके भेदों के आधार पर। ठीक है, भेद अभी मैंने यहाँ पर निदान लिख दिए हैं जिससे कि आपको 2-3 बार इनके नाम रिपीट हो जाएं और आपको भेदों के नाम याद करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए, पुरीषज कृमि के बारे में बात करेंगे। तो पुरीषज कृमि में बताया गया है कि उड़द, अम्ल, लवण, गुड़ या साग इस तरीके की चीज़ों का अति सेवन अगर कोई करता है तो आपको वहाँ पर इस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। कफज कृमि में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आनुप मांस यानी कि जलीय मांस या फिर दूध दही का अति सेवन या फिर मांस का, ठीक है, नॉर्मली मांस का अति सेवन करता है तो आपको वहाँ पर कफज कृमि देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रक्तज कृमि के बारे में। तो देखिए, रक्तज कृमि के बारे में इन्होंने बोला है विरुद्ध अशन बोल दिया है और अजीन असन। ठीक है, अजीन में अगर भोजन कर रहे हैं तो, या फिर विरुद्ध अशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिल सकते हैं, वहाँ पर रक्तज कृमि देखने के लिए मिल सकते हैं। ये तो हुई बेसिक बात, यानी कि ये हमने निदान देख लिए और हमने सामान्य बातें देख ली। अब बात करेंगे लक्षण। तो देखिए, लक्षण में भी उनके दोष, उनके भेदों के आधार पर लक्षण बताए गए हैं। तो सबसे पहले पुरीषज की बात करेंगे, फिर कफज की और फिर कृमि, रक्तज कृमि की। ठीक है। तो पुरीषज में बोला गया है कि अति द्रव मल प्रवृत्ति। ठीक है, पुरीषज यानी कि पुरुष से रिलेटेड है, मल से रिलेटेड है, तो मल के साथ ही कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो मल की जो प्रवृत्ति रहेगी अति द्रव रहेगी। ठीक है। अतिसार हो सकता है, गुदा में कंडू हो सकता है, पांडुता, कठोरता और रोमहर्ष वहाँ पर आपको गूज़बम्प उस पेशेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं। कफज की बात करते हैं तो देखिए, कफज वाले ही डोमिनेंट लक्षण वहाँ पर देखने के लिए आपको मिलते हैं, जैसे कि जृंभा मिल रही है, हृलास मिल रहा है, अति प्रसेक यानी कि लाला स्राव, स्लाइवेशन ज़्यादा हो रहा है, मूर्छा, अरुचि और अनाहा आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं किसकी, रक्तज कृमि की बात करते हैं तो उसमें आपको कंडू,
तोद, क्योंकि पित्त और रक्त दोनों सागुणधर्मी होते हैं, तो पित्त वाले कुछ लक्षण यहाँ देखने के लिए आपको मिलते हैं। बाल का झड़ना, खालित्य पालित्य जैसे हम पढ़ते ही हैं पित्त में। त्वचा, सिरा और स्नायुओं में क्या होना, भक्षण। त्वचा, सिरा और स्नायु का इसमें मेन तौर पर आपको भक्षण दिखाई देगा, क्योंकि यही हमारी क्या होती हैं, हमारी जो वैस्कुलेचर होती है वो त्वचा, सिरा और स्नायु में मेन तौर पर क्या रहती हैं, आश्रित रहती हैं। तो इसलिए जो रक्तज कृमि होता है वो वैस्कुलेचर, जो हमारा वैस्कुलेचर है उसके अंदर घूमता घूमता, वेसल्स के अंदर घूमता घूमता उनका भक्षण करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए त्वचा, सिरा और स्नायु का भक्षण आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये बात हुई बेसिकली निदान की, लक्षण की, सॉरी। उसके बाद अब बात करेंगे भेद की। तो देखिए भेद में मुख्यतः 2 भेद इसके बताए गए हैं। अब 2 भेद में कौन कौन से हैं, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। बाह्य में 2 प्रकार के बताए गए हैं, यूका और पिपलिका, ठीक है। अब जो अभ्यंतर है उसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं। उनको याद करने के लिए मैंने आपको पीछे से मैं 3-4 बार रिपीट करता आया हूँ वैसे तो, कि मैंने निदान में भी आपको रिपीट करा, पुरीषज, उसके बाद कफज, फिर आपको रक्तज बताया, उसके बाद लक्षणों में भी मैंने रिपीट करा, जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। पर अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इस ट्रिक को आप आराम से याद कर लीजिए। पुकार, ठीक है, पुकार से पू से पुरीषज, का से कफज और रा से रक्तज। आराम से आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे। अब मुद्दा उठता है इनके आगे के नाम याद करने का। तो देखिए पुरीषज की अगर हम बात करते हैं तो संख्या में 5 होते हैं, ठीक है। अगर हम कफज की बात करते हैं तो संख्या में 7 होते हैं, और रक्तज की बात करते हैं तो 6 होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इनकी संख्या है जो हमें ध्यान रखनी होती है, 5, 7 और 6, ठीक है। इसके बाद इनके नाम, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर भी उठता है कि इसके नाम कैसे याद रखे जाएँ। अब देखिए नाम में देखिए ककेरुक, मकेरुक, सशूलक, लेलिही और ससुराद, ठीक है। अभी आप केवल नाम पढ़िए, मैं आगे इसका फंडा देता हूँ अभी आपको। उसके बाद कफज में देखिए अंतराद, हृदयचर, सौगंधिक, उदराद, महागुद, चूरू और दर्भपुष्प। ये 7 नाम आते हैं कफज के अंतर्गत। उसके बाद रक्तज में देखिए औदुंबर, लोमाद, लोमदीप, सौरस, जंतुमात्र और केशाद। तो इस तरीके से ये आपके टोटल नाम हैं जो कि 5, 7 और 6 इस फॉर्म में आते हैं पुरीषज, कफज और रक्तज में। अब इनको याद कैसे करना है ये मुद्दा है, तो आइए याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आपको पुरीषज के लिए याद करना है। तो पुरीषज के लिए आपको याद रखना है कि 2 भाई हैं, ककेरुक, मकेरुक, और वो क्या करे, वो अपने ससुराल गए, किसको लेकर, शूल लेकर ससुराल गए, ठीक है। तो ककेरुक, मकेरुक शूल लेकर ससुराल गए। तो ककेरुक, मकेरुक से तो आपको ककेरुक और मकेरुक ही याद रखना है, शूल से आपको साथ शूलक याद रखना है, लेकर से आपको लेली ही याद रखना है, और ससुराल से आपको ससुराद याद रखना है। तो इस तरीके से 5 नाम आपको पुरीषज कृमि के आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं रहेगी। उसके बाद अब बात करते हैं कफज कृमि के बारे में, ठीक है, कैसे आप इनको 7 नामों को याद रखेंगे। तो मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम आशु है, उसको आप क्या कह रहे हैं, मैकडी लेके चल, ठीक है। तो आशु मैकडी ऐसे आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैसे इसको डिकोड करना है, तो ए से देखिए अंतराद, एस से देखिए सौगंधिक, एच से देखिए हृदयचर, यू से उदराद, एम से महागुद, सी से चूरू और डी से दर्भपुष्प। इस तरीके से 7 नाम आपको आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे रक्तज के लिए। तो देखिए रक्तज के 6 नाम आपको कैसे याद रखने हैं। तो 6 नाम याद रखने के लिए आपको याद रखना है औदुंबर लो सो जंतु के केश, ठीक है। सो जंतु केश याद रखने हैं आपको कि औदुंबर नाम का कोई एक प्राणी है जिसको क्या करा जा रहा है, अर्पित किए जा रहे हैं सो जंतु के केश, ठीक है। तो औदुंबर से तो आपको औदुंबर ही याद रखना है। लो से आपको 2 याद रखने, एक लोमाद और एक लोमदीप, आराम से याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। सौ से आपको सौरस याद रखना है, जंतु से आपको जंतु मात्र याद रखना है, और केश से आपको केशाद याद रखना है। तो इस तरीके से 6 नाम भी आपको आराम से याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आती, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अब देखेंगे, हमने बेसिक चीज़ें देख ली, अभी हम इसकी संप्राप्ति देखेंगे। तो संप्राप्ति को देखिए, समझिए क्या है संप्राप्ति। तो सबसे पहले निदान का सेवन हुआ, जो हमने ऊपर पढ़ा, कफज निदान था ज़्यादातर। उससे क्या हुआ, त्रिदोष का प्रकोप हुआ और मुख्यतः कफ का प्रकोप हुआ। कफ का प्रकोप होने के बाद में क्या होता है, वहाँ पर एक तरीके से नमी, एक तरीके से मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है। और आपने देखा होगा नॉर्मली भी, अगर कहीं हमारे नॉर्मल वातावरण में भी कहीं पानी रुकता है तो उसके कुछ टाइम बाद उस पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जो कफ होता है वो हमारी बॉडी में क्लेद उत्पन्न करता है, और उस क्लेद में एक टाइम के बाद में क्या होता है, कृमियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। और जो हम बाहर से भोजन करते हैं उसमें किसी ना किसी फॉर्म में अगर कोई कृमि गया तो वो वहाँ पर क्या होता है, एक सूटेबल एटमॉस्फेयर उसको प्राप्त होता है, और उससे हमारे बॉडी में कृमि की उत्पत्ति हो जाती है। और वो कृमि फिर क्या करने लगते हैं, हमारी बॉडी में भ्रमण करने लगते हैं, परिभ्रमण करने लगते हैं। तो वो हमारी होती है पूरी की पूरी संप्राप्ति कृमि की। घटक की बात करेंगे तो देखिए घटक में क्या क्या बोला गया है। तो घटक में बोला गया है दोष जो रहेंगे कफ और त्रिदोषज है, दुष्य जो है पुरीष, रक्त और रस है,
स्रोतस में पुरीश्वाह और रक्तवात स्रोतस मुख्यतः दुष्टि हो रही है। अधिष्ठान महास्रोतस यानी कि अमाश्य। स्रोतोदुष्टि संघ प्रकार की है, क्योंकि संघ परिभ्रमण जो कर रहे हैं वो किसी न किसी धातु के साथ में यानी कि रक्त धातु के साथ में मिलकर या रस धातु के साथ में मिलकर ही वो परिभ्रमण कर रहे हैं, इसलिए संघ प्रकार की दुष्टि है। साध्यता असाध्यता की दृष्टि से साध्य है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। संप्राप्ति और घटक बहुत ईजी फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आराम से आप इसको याद कर जाएंगे। अब उसके बाद इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। तो देखिए, चिकित्सा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रम आता है जिसमें कि आपको याद रखना होता है अपना। ठीक है, अपना में क्या है, आ से आपको अपकर्षण याद रखना होता है। ठीक है, पा से आपको प्रकृति विघात याद रखना होता है, और ना से आपको निदान परिवर्जन। अपकर्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को वहाँ से खींच कर एक्सट्रैक्ट करना है, आपको खींच कर निकाल देना। प्रकृति विघात का मतलब है कि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर उनको पसंद आ रहा है उसके विपरीत वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट करवा देना, जिससे कि वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद निदान परिवर्जन का मतलब है जिस तरीके का वो निदान ले रहा है, यानी कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कफज निदान का सेवन कर रहा है तो उस निदान को बंद करके आपको वहाँ पर निदान का परिवर्जन करना पड़ता है। ये हुआ बेसिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चिकित्सा है और ये पूछी जाती है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं शोधन चिकित्सा के बारे में। तो देखिए, पंचकर्म इसमें बताया गया है, और पंचकर्म में मुख्यतः जो बताई गई है लेखन बस्ती बताई गई है। लेखन बस्ती देनी चाहिए, और कैसी देनी चाहिए, उष्ण व तीक्ष्ण। ठीक है, उष्ण और तीक्ष्ण आपको देनी होगी, जिससे कि वहाँ पर क्या होगा, उनको एक जो उनका एटमॉस्फेयर था, जो उनको स्निग्धता प्रदान हो रही थी कफ के कारण, वहाँ पर क्या होगी, शीतता और स्निग्धता ना मिलकर वहाँ पर उनको उष्णता प्रदान होगी, और उन क्या कर जाएंगे, वहाँ पर डेथ कर जाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी चिकित्सा हुई। इसमें अब शमन चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, शमन चिकित्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा क्या है। तो रस इसके कैसे याद रखने हैं, तो रस को याद करने के लिए आपको याद करना है, एक ट्रिक लिखी हुई है सामने। रस में कृमि कीट का विड़, यानी कि कोई रस है, यानी कि उस रस में क्या हुआ, कृमि और कीट थे, तो जो उनका मल है वो भी वही, वो जो मल है वो भी उसमें ही रस में ही त्यागेंगे। तो कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा कि रस में कृमि और कीट का विड़ है। ठीक है, तो कैसे आपको याद रखना है, तो देखिए, रस से तो आपको ध्यान रहेगा कि रस योगों के बारे में बात हो रही है। कृमि से आपको याद रहेगा कृमि के अंदर बात हो रही है, और कृमि से ही आपको कृमि यज्ञ, कृमि मुद्गल और कृमि विनाशन। ठीक है, ये 3 रस आपको याद रखने हैं। उसके बाद कीट से आपको किटारी रस, और विड से आपको विडंग लोह। ये आपको रस की जो संख्या है 5, ये आपको इस ट्रिक के माध्यम से आराम से याद हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, वटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वटी के बारे में क्या बताया गया है। तो वटी में बोला गया है, लाक्षा से संजीव ने कृमि घात किया, यानी लाक्षा थी और उस लाक्षा को लेकर क्या करा, जो संजीव थे उन्होंने कृमियों को मार दिया। ठीक है, कृमियों का आघात कर दिया। तो देखिए, लाक्षा से लाक्षा आदि वटी रहेगी, संजीव से संजीवनी वटी रहेगी, और कृमि से आपको कृमि घातनी वटी, आपको ये 3 वटियाँ आपको आराम से याद रखनी है। आराम से आप अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। कृमि हर एक में आ रहा है तो आपको समझ जाएगा ट्रिक में कि हाँ, ये कृमि के लिए ट्रिक हमारी है। ठीक है, उसके बाद चून की बात करते हैं। तो देखिए, चून के बारे में क्या लिखा हुआ है, चून के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चून में लिखा हुआ है, पारस चून देखकर पल में बिगड़ गया। यानी जो पारस एक लड़का था, उसको चाहिए कुछ था, पर वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके लिए क्या लेकर आ गए, चूर्ण लेकर आ गए। तो उसको देखकर उसे गुस्सा आ गया और वो पल में बिगड़ गया। तो देखिए, पारस से पारसिक आदि चून आपको याद रखना है। फिर देख कर से आपको कंपिल्लक याद रखना है, पल से आपको पलाश बीज याद रखना है, और बिगड़ से आपको विडंग चून याद रखना है। ये आप ध्यान से रखेंगे याद, तो आपको आराम से अपना क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वाथ की बात करते हैं। तो देखिए, क्वाथ में क्या है, आपको मुख बिगड़ा, यानी क्वाथ जो होता है उसका टेस्ट ही ऐसा होता है कि जैसे ही पीते हैं तो मुख का जो हमारा टेस्ट होता है वो बिगड़ जाता है। तो मुख बिगड़ा आपको याद रखना है। तो मुस्त आदि क्वाथ आपको याद रखना है, खा से खजूर आदि क्वाथ आपको याद रखना है, और बिगड़ा से विडंगा अरिष्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जो अरिष्ट और आसव की कल्पना है वो भी क्वाथ के अंतर्गत ही आती हैं, तो इसलिए आपको यहीं पर याद रखना है। उसके बाद अब बात करेंगे घृत के बारे में। तो देखिए, घृत के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो घृत के बारे में लिखा हुआ है टीवी। तो टी से आपको त्रिफला आद्य घृत, और वी से विडंगाद्य घृत आपको याद रखना है। विडंग तो एक आइडियल ट्रीटमेंट है, विडंग तो आपको ध्यान रखना ही है, तो आप आराम से अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं आती। ठीक है, अब इसके बाद हम बात उठती ये है कि बताइए कि ये एक जो क्रम होता है उसमें एक आती है आदर्श चिकित्सा। तो आदर्श चिकित्सा के लिए ना आपको एक चीज़, एक ट्रिक आपको याद रखनी होगी। क्या है वो ट्रिक, तो आपको ध्यान रखना है, रव चक घृत।
ठीक है, रव चक घृत आपको याद रखना है। तो मैंने यही सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ है। तो रव से देखिए, रा से आपको रस याद रखना है, वा से वटी याद रखनी है। रस और वटी पहले आप लिखेंगे, उसके बाद में चा से चूर्ण याद रखना है और का से क्वाथ याद रखना है और लास्ट में घृत। तो इस तरीके से आपका एक आदर्श चिकित्सा पत्र होता है जिसमें कि आपको इस सीक्वेंस में अपनी औषधि उस पेशेंट के लिए लिखनी होती है। तो इस तरीके से हमारा जो कृमि का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था मैंने कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपना समझें और आगे इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।